द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद, स्वागत। आज मेरे साथ फ्लोरिडा के शहर ऑरलैंडो से शरीक गुफ्तगू हैं संजीव मुंशी जी। वैसे तो उनकी रिहाइश गुजरात में है, लेकिन इस वक्त वो अमेरिका के ट्रिप पे हैं, अपने बेटे के साथ मुकीम हैं ऑरलैंडो में। संजीव जी, आज मैं बात करना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में अक्सर ये कहा जाता है, मीडिया में, पॉलिटिशियंस, बाकी जो लोग हैं, कि कश्मीर में डेमोग्राफिक बैलेंस चेंज किया जा रहा है, एज इफ इट इज़ अ सिनिस्टर कंस्पिरेसी। और उसके तहत जो है कश्मीरी मुस्लिम्स को मिनॉरिटी में कन्वर्ट करना मकसूद है। तो उसके काउंटर आर्ग्यूमेंट जो फ़ौरन जहन में आता है वो तो ये है कि 5 लाख के करीब जो कश्मीरी पंडित वहाँ से निकले थे 1990 में, वो तो अब तक वापस नहीं जा सके। और कश्मीर की हद तक अगर बात की जाए, अगर 70 लाख कश्मीरी मुस्लिम्स हैं तो 70 लाख से ज़्यादा आप हिंदुओं को वहाँ बसाएंगे तो बैलेंस चेंज होगा ना। तो आप कैसे देखते हैं इस कंट्रोवर्सी को? शकील साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपके साथ बात करने का मज़ा इसलिए आता है कि यू आर अ पेशेंट लिसनर, और हमारे कुछ और जो कमेंटेटर्स हैं उनकी तरह आप एकदम भड़क नहीं जाते हैं, एंड योर थिंकिंग इज नॉट कन्वोल्यूटेड लाइक सम ऑफ आवर अदर फ्रेंड्स। ये जो एक चीज़ की मैं दाद देना चाहूँगा पाकिस्तान की, वैसे तो ये आपकी बड़ी स्पेशलिटी है कि हार को भी जीत मान लेते हैं। 1965 1971 की वॉर को भी जीत बना के आप सेलिब्रेट करते हैं। इसी तरह से प्रोपेगेंडा बनाने की एक जो है ना, एक नैरेटिव क्रिएट करने की बहुत अच्छी टेक्निक है आपके मीडिया में या आपके रूलर्स में, जो भी कुछ है उसमें। कल मैं किसी जर्नलिस्ट से बात कर रहा था तो वो कहने लगे कि अगर 71 के न्यूज़पेपर्स आप देखें, 16 दिसंबर से पहले के अखबार सारे उठा लें तो उससे यही लगता है कि पाकिस्तान जीत रहा है। एग्जैक्टली वही मैं कह रहा हूँ ना आपसे कि आपकी शायद जो बुक्स हैं, हिस्ट्री की बुक्स हैं, वो आज की 50 साल हो गए उस बात को लेकर, 55 साल हो रहे हैं, आज भी वो उसको विक्ट्री ही दिखाते होंगे, क्योंकि हिस्ट्री का रिवीजन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ टाइम तो कभी किया नहीं। अभी मुझे याद आ रहा, थोड़ी बात बदल जाती है, तो मैं इसके बाद का ऐसा कहूँगा कि 1948 में 47-48 में जो कबायली आए वो जे.एंड.के के नेटिव तो नहीं थे। They were not natives of J&K. They were sponsored by the state of Pakistan to come to लूट करने के लिए। उनको टारगेट्स दिए गए थे, आपको इतना पैसा देंगे, आपको इतना पैसा देंगे, ठीक है ना। अभी आज चीमा साहब अक्सर कहते हैं जी हमारे यहाँ भी टेररिज्म है, तो भाई आप लोगों ने तो 47 से शुरू कर दिया था। They were terrorists, जिन्होंने आके बारामूला में 14,000 लोगों को मार दिया, वो तो फरिश्ते तो नहीं थे ना। They were terrorists। इसी तरह से जैसा आपने अभी फरमाया, 5 लाख से ज्यादा कश्मीरी पंडित्स जो एक मुश्त में इन अ मैटर ऑफ अ फ्यू मंथ्स, 2-3-4 मंथ्स, जो वहां से भगा दिए गए, तो क्या उससे डेमोग्राफी चेंज नहीं हुई कश्मीर की? इनफैक्ट अगर आप 1947 को देखें और 47 के बाद जो धीरे धीरे कश्मीरी पंडित्स को एनकरेज किया गया टू लीव कश्मीर, मतलब अगर आपको पोस्टिंग मिली है, आपको गवर्नमेंट जॉब मिली है, तो आपकी पोस्टिंग जम्मू प्रोविंस में होगी। क्यों होगी ऐसे? कि भाई आप अल्टीमेटली वहीं सेटल हो जाओगे जहां आपकी पोस्टिंग हुई है, सरकारी पोस्टिंग है, तो आपको अल्टीमेटली वहीं सेटल हो जाओगे। सो दिस इज व्हाट वाज द पॉलिसी ऑफ अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला की ये पॉलिसी थी। इसी तरह से जब पार्टीशन हुआ, जो हिंदू और सिख मुजफ्फराबाद से आए, मीरपुर से आए, उनको कहाँ बसाया गया? they were asked to go to Jammu। क्या रीजन क्या था? अब्दुल्ला नेवर वांटेड कि एक भी कोई चांस रहे कि कश्मीर की डेमोग्राफी में कुछ इम्पैक्ट आए। हालांकि वो बहुत ज्यादा लोग नहीं थे जो उस वक्त आए। देखिए, वेस्ट पाकिस्तान से कोई आया
वो जम्मू सियालकोट से आया, कोई इधर से आया तो वो जम्मू गया, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो कश्मीर का पोर्शन था, जो कश्मीर प्रोविंस का पोर्शन था, उसके लोगों को भी आपने जम्मू भेज दिया। वाई? बिकॉज दे वर सिख्स और दे वर हिंदूज। अभी आपने रिसेंटली एक प्रोफेसर साहब का, सुरेश चंद्र या उनका ऐसा कुछ थे, जिन्होंने आपने इंटरव्यू किया। अब उनकी वो लोग भी, वो कम्युनिटी ही इज ए मीरपुरी, तो they were advised to go to कश्मीर, जम्मू। जम्मू आके सेटल हुए। बाद में उनके जो छोटे ब्रदर हैं, शायद ही वाज प्रिंसिपल ऑफ मेडिकल कॉलेज, सुभाष गुप्ता। तो मतलब ये है कि ये जो मुहिम है, ये कश्मीरी पॉलिटिशियंस की तरफ से राइट फ्रॉम 1947 रही है। ठीक है। अब इसमें जो अगस्त 2019 में जो मेजर चेंजेस आई, जब आर्टिकल 370 एंड 35A को एब्रोगेट किया गया, तो किन लोगों को सिटीजनशिप की ग्रांट करने की बात हुई। ये बात हुई साहब उन लोगों की जो वेस्ट पाकिस्तान से आए थे 1947 में। ये उन लोगों के बारे में बात हुई जो लोग 1957 में पंजाब से इंपोर्ट किए गए थे, उनको वाल्मीकि समाज कहते हैं, for manual scavenging. And when they were invited from district Gurdaspur by government of J&K, they were told कि आपको यहाँ पे सभी फैसिलिटीज देंगे। शकील साहब, आपको जान के थोड़ा आश्चर्य होगा, थोड़ा तकलीफ होगी कि उनको पढ़ाई का और जॉब्स का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं था। द ओनली जॉब अवेलेबल फॉर देम यूज्ड टू बी स्कैवेंजिंग। मतलब आपके वालिद अगर स्कैवेंजिंग करते थे तो आपको भी मजबूरी में, आप चाहे जितना मर्जी पढ़ लो, अपने आप को कह लो, एज फार एज द गवर्नमेंट ऑफ J&K इज कंसर्न, वो आपको जॉब नहीं मिलती थी। तो वो जो 1957 में आपने इनवाइट किए थे लोग, तो उनको ये किया। इसी तरह से समझ लीजिए एक कम्युनिटी है गोरखास, जो कि नेपाल से थे, जो ओरिजिनली नेपाल को बिलोंग करते हैं। 1849 में जब समझ लीजिए 1848 के आसपास स्टेट बनी महाराजा गुलाब सिंह के पास, तो उन्होंने इनवाइट किया गोरखास को, नेपाल से गोरखास को, एंड ही क्रिएटेड अ गोरखा बटालियन, उसको बोलते थे सूरज गोरखा बटालियन। और 1849 में उसको बाद में वो 5th J&K राइफल्स उसका वो बनी। तो इट स्टार्टेड इन 1849। अब वो लोग 1849 में आपने इनको इनवाइट किया रहने के लिए, उनको अप टू 2019 यू नेवर गेव देम एनी राइट्स। दे कुड, ये लोग इंडिया की लोकसभा के जो इलेक्शन थे उसमें पार्टिसिपेट कर सकते थे, लेकिन वो J&K के जो इलेक्शन से असेंबली के, उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। उनको प्रॉपर्टी लेने का हक नहीं था। और ये कितने लोग थे अंदाजन, अब कितने होंगे? चलिए मैं आपको आई विल कम टू दैट। ये देखिए, मेरे ध्यान में आ रहा था कि अब्दुल्ला साहब को तो गुड़गांव में प्रॉपर्टी लेने की परमिशन है। एनी कश्मीरी मुस्लिम इज ऑथराइज्ड, is capable of purchasing property anywhere in India. But anybody from Gurgaon is not authorized or was not authorized to purchase land in Kashmir. एक ये डबल स्टैंडर्ड हुआ ना। अब्दुल्ला साहब तो खुद ले सकते हैं, बट ही वाज अपोजिंग कि कोई बाहर का ले, तो हो गई एक बात। अब जब ये अगस्त 2019 में ये मूव हुआ, तो मैंने अभी चेक किया, ये जो रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट है, हालांकि वो लोग थोड़ा बिजी थे क्योंकि उनकी कुछ इलेक्शंस हो रहे हैं, तो वो उसमें बिजी हैं। स्टेट असेंबली के कुछ बाई इलेक्शंस हो रहे हैं, बड़गांव में हो रहे हैं, नगरोटा में हो रहे हैं। तो जो उनकी वेबसाइट बताती है, जो इंटरनेट पे डेटा अवेलेबल है, वो है कि इतने सालों में 2019 से लेकर 2025
तो 6 साल हो गए। 6 साल में 35 लाख डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स इशू हुई हैं, ठीक है। और उसमें से 83,742 ऐसी सर्टिफिकेट्स हैं दो विच हैव बीन इशूड टू, जो मैंने आपको 2-3 कैटेगरीज बताई ना, गोरखास हैं, वेस्ट पाकिस्तान के जो सिटीजन हैं, या तो वाल्मीकि समाज के जो सिटीजन हैं, जिनको पहले एलिजिबिलिटी नहीं थी, तो विच इज नॉट इवन 2%। दूसरी बात, इन एनी केस दे वर ऑलरेडी लिविंग इन जम्मू। ये लोग इतने सालों से रह रहे थे, तो कश्मीर में तो रह नहीं रहे थे, दे वर लिविंग इन जम्मू। तो ये वावेला मचाना जो है ना पाकिस्तानी कमेंटेटर्स का, और कि जी जुल्म और सितम ढाए जा रहे हैं और पॉपुलेशन चेंज की जा रही है, तो इट डजंट स्टैंड टू फैक्ट्स। मैं इनफैक्ट आई वुड सर्टेनली लव टू हैव मिस्टर चीना समवेयर, क्योंकि वो इतने नेगेटिव हैं और इतना मतलब समझे सफेद झूठ बोल देते हैं। और अभी मैंने रिसेंटली कुछ एक प्रोग्राम देखे जहां आरजू काजमी ने उनकी बैंड बजा के रख दी। सॉरी फॉर सेइंग दिस थिंग, बट व्हेन यू सी, इसमें क्या है, यू कैन कॉन्कर एन आइडिया बाय गिविंग ए काउंटर बेटर आइडिया। एन आइडिया कैन बी फॉट ओनली बाय मींस ऑफ ए बेटर आइडिया, और कोई तरीका नहीं है सिविलाइज्ड सोसाइटी में। एन आइडिया कैन बी फॉट ओनली बाय मींस ऑफ ए बेटर आइडिया। इसी तरह से आप एक आर्गुमेंट दे रहे हैं, मैं आपके आर्गुमेंट को काट सकता हूं ओनली बाय मींस ऑफ ए बेटर आर्गुमेंट। तो वो उनके पास नहीं है, तो फिर वो चपेड़ मार लो जी, ये कर लो जी, फिर वो पंजाबी पे उतर आते हैं। इतना इंटरेस्टिंग ये है, अदरवाइज तो इंग्लिश में भी बोल रहे होते हैं, लेकिन वो फिर पंजाबी में आ जाते हैं, because probably finds words are insufficient. So ये जो डोमिसाइल चेंज की बात की जा रही है कि जी वहाँ पे पॉपुलेशन का बुरा हाल कर दिया और ऐसा कर दिया, इट्स द सेम थिंग जो कि 2019 में जिस वक्त ये एब्रोगेशन हुआ आर्टिकल 370 का, फॉर सम टाइम लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए इंटरनेट बंद किया गया। ऐसा तो काफी जगहों पे होता है, क्या पाकिस्तान में नहीं होता है? इंटरनेट काफी जगहों पे लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए इंटरनेट बंद कर दिया जाता है, लेकिन इट वाज रेस्टोर्ड आफ्टर सम टाइम। जैसे मैंने आपसे एक बार पहले भी कहा था कि जो इंसिडेंटली मुझे ये हमारे जो डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब है, वो एक दिन मुझे पूछ रहे थे, मैं उनको मिला था हैदराबाद में, तो कि ये जो पाकिस्तान सॉरी कश्मीर के जो ये यूट्यूबर्स हैं याना अमीर और ये कैसे बनाते हैं, बिकॉज जो ये प्रोपेगेंडा है कि इंटरनेट अवेलेबल नहीं है, ये गलत है। तो वो तो आप लोगों के पाकिस्तान के जो एनालिस्ट होते हैं उनके साथ डिबेट में होते हैं, तो तभी होते हैं जब वो दे कैन कम्युनिकेट, बिकॉज वहाँ पे इंटरनेट अवेलेबल है तो ही कर रहे हैं ना, और वो भी एक अच्छी लेवल का होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 2G का होना चाहिए या 1G का होना चाहिए, तभी वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं जब उनके ऐसा है। तो इसलिए ये एक बहुत अच्छा आप लोगों की प्रोपेगेंडा मशीन है। बाद में पता लगता है कि एयर मार्शल नूर खान ने क्या लिखा था और असगर खान ने क्या लिखा था, वो बाद में पता लगता है, लेकिन एक वो एटीट्यूड है, मैं ना मानू, आप जो मर्जी दिखा दो, जो मर्जी कागज दिखा दो, मैं ना मानू। और दूसरा एक और आपके मुझे याद है, कौन से नाम क्या लूँ अब उनका, मोदी जी को जी सिर्फ इलेक्शन जीतने होते हैं। भाई इंडिया इज अ बिग कंट्री, आपके 4 सूबे हैं जिनमें से आप बहुत ज़्यादा संभाल नहीं पा रहे हो, लेकिन हिंदुस्तान में 27-28 सूबे हैं और उनके इलेक्शन उनके अलग अलग। मोदी जी ने एक चीज़ ज़रूर की थी, अभी वो कह रहे हैं कि यार ये बार बार इलेक्शन मोड में आ जाते हैं तो वहाँ पे फिर ध्यान बढ़ जाता है। सो लेट अस हैव अ सिंगल इलेक्शन, 5 साल के लिए इलेक्शन करो और काम करने दो। लेकिन जिनकी रोजी रोटी इलेक्शन से चलती है तो वो तो उसका अपोज कर रहे हैं, हो जाएगा, आज नहीं होगा कल होगा। तो ये जो कांस्टेंट इलेक्शन मोड में लोग रहते हैं, तो हमारे यहाँ पे तो साहब मोदी जी को गालियाँ भी देते हैं, गवर्नमेंट को गालियाँ भी देते हैं और अच्छे खासे देते हैं, ऑनलाइन देते हैं, टीवी पे देते हैं। अब अगर आप देखें, आई डोंट नो आप कितना देखते हैं,
इंडियन चैनल्स पे, यूट्यूबर्स पे भी और इंडियन चैनल्स पे भी देयर इज कंप्लीट फ्री एंड फेयर डिबेट। लेकिन वही है कि एक नैरेटिव क्रिएट कर दिया है जी, कश्मीर में ये है जी, कश्मीर में वो है जी। ये अब्दुल्ला साहब ने, शेख अब्दुल्ला साहब ने, मुझे याद है एक उनका स्लोगन हुआ करता था, महाराजा की उस वक्त 4 गाड़ियां थी, ही हैड 4 मोटर कार्स, इन 4 गाड़ियों में हमारा खून जल रहा है। ये तो बहुत बढ़िया स्लोगन है। अभी कोई पूछे कि आपकी इतनी जनरेशंस हो गई हैं, किसी ने नौकरी नहीं की, किसी ने कुछ ये नहीं किया, तो ये प्रॉपर्टी कैसे बढ़ गई भाई? लेकिन वो पूछ नहीं सकते क्योंकि वो हुक्मरान है। हमारे कश्मीर में एक, आई एम सॉरी मैं कुछ चीजें आपसे बता रहा हूँ, एक ये फीलिंग थी, रोते रहो, रोते रहो, तो उससे क्या होगा कि सामने वाला ऑफ द बैलेंस। तो स्लोगन ये था कि आए हो तो क्या लेके आए हो, और जा रहे हो तो क्या छोड़ के जा रहे हो। मुझे 1980 का याद है चौधरी साहब, आई वॉज वर्किंग दैट टाइम इन पंजाब, तो मेरे एक सरदार जी फ्रेंड थे, कुलीग थे, तो वो अपनी गाड़ी लेके, एम्बेसडर कार हुआ करती थी इंडिया में, वो लेके फैमिली को लेके कश्मीर चले गए। हमारी मीटिंग थी वहाँ, तो वो उसने कहा चलो बिजनेस एंड प्लेजर कैन बी कंबाइंड, तो वो करके उन्होंने, सरना साहब जब वापस आए मिले, तो मैंने पूछा सरना साहब कैसा रहा? कहते बस आ गया, मतलब आ गया, कहते जो कपड़े पहने थे वो साथ आ गए, बाकी सब वहीं रह गए। अच्छा। तो ये एक टेंडेंसी वैसे तो लगभग हर जगह होती है जहाँ टूरिस्ट सेंटर होता है ना, कि भाई जो टूरिस्ट आया है उसने कौन सा दोबारा आना है, तो जितनी छिल उतार सकते हो, जितनी उसके कपड़े उतार सकते हो उतने उतार दो। ये टेंडेंसी हमारे कश्मीर में ज्यादा थी। तो आपको मैं एक इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ, मैं यहाँ बड़ौदा में जहाँ रहता था, वहाँ हमारे फ्लोर के नीचे एक बंगाली फैमिली थी। तो एक बार मेरी वाइफ उनकी वाइफ को मिलने गई, तो वहाँ देखा कि वहाँ पे 2-3 लोग आए हुए हैं जो कि कश्मीरी हैं, जो कि वो जो है ना हैंड स्टिच्ड काम, पश्मीने का दूसरा तीसरा वो सब शॉल और ये चीजें लेके आए थे। अब कुछ देर तो अच्छा, मेरी वाइफ का एक पर्टिकुलर उनका एक ईयर में वो पहनते हैं जो कि विच इज टिपिकल ऑफ कश्मीरी पंडित लेडीज, तो वो पहचान गए। वो भाई ने सबसे पहले मेरी वाइफ को कहा जी आप कुछ नहीं बोलना। अच्छा, आप कुछ नहीं बोलना, हम जो यहाँ पे दाम लगा रहे हैं, तो आपको फिर हम उसका कंपनसेशन कर देंगे, हम आपके पास आएंगे। अच्छा। तो एक वो टेंडेंसी रहती है, ये है। ओके। तो इसलिए ये जो ये थे ना, अभी जो नए रूल्स आए हैं सिटीजनशिप के, मैं आपको बता दूं, रादर नॉट सिटीजनशिप तो इंडिया की है, लेकिन जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट की है, एक ऐसा शख्स जिसने 15 साल कम से कम J&K में बिताए हों, he and his descendants, they become eligible for domicile. अच्छा, दूसरा ये था कि क्योंकि डोमिसाइल के लिए काफ़ी सेंट्रल गवर्नमेंट ये एम्प्लॉयज़ आए थे, तो वो लोग कहाँ जाएं? कोई बिहार से आया, कोई यूपी से आया, कोई तमिलनाडु से आया, उनके बच्चे तो पढ़ते वहीं थे। तो फिर ये कहा गया जी जिन्होंने कम से कम क्लास 10 और क्लास 12 की एजुकेशन J&K से की है, दे विल बिकम एलिजिबल। अच्छा, इंसिडेंटली मैं आपको ये इसका बैकग्राउंड भी बता दूं। डू यू नो व्हाट इज द बैकग्राउंड फॉर जो ये स्टेट सब्जेक्ट सर्टिफिकेट थी, इसका बैकग्राउंड क्या है? आपको है आइडिया उसका? ये 1920s में इंट्रोड्यूस हुआ था ना जी, 1927 में महाराजा हरि सिंह ने इंट्रोड्यूस किया। इसके पीछे की जो कहानी ये थी कि देयर वाज रिजेंटमेंट विद इन कश्मीर कि जी आप जॉब जो हैं वो बाहर के लोगों को दे रहे हैं। महाराजा ने कहा कि भैया मैं क्या करूं, मुझे एक पोजीशन के लिए क्वालिफाइड लोग चाहिए, आप लोग पढ़ते नहीं हो, आप लोग पढ़ते नहीं हो, तो मैं क्या करूं? तो मुझे मजबूरी में। अच्छा, दूसरा ऐसा हो गया था कि J&K में एजुकेशन को फ्री कर दिया गया था। आप कॉलेज लेवल तक
तो क्या यूनिवर्सिटी लेवल तक, यूनिवर्सिटी थी नहीं JNK में, लेकिन कॉलेज लेवल तक की जो ये थी ना एजुकेशन, दैट वाज टोटली फ्री। कश्मीर में देयर वर 2 कॉलेजेस, SP कॉलेज एंड अमर सिंह कॉलेज। SP कॉलेज वाज श्री प्रताप, जो महाराजा प्रताप सिंह थे उनके नाम से, और अमर सिंह कॉलेज जो कि हरि सिंह के फादर के नाम से था। तो ये कॉलेजेस जो एस्टेब्लिश हुए थे, इसमें एजुकेशन दी जा रही थी, और इसमें समझ लीजिए फ्री एजुकेशन थी। अप टू कॉलेज लेवल यू डिडंट हैव टू पे, जैसे पंजाब में या बाकी जगहों पे फीस देनी होती थी, वो सब नहीं होती थी। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि पंजाब से काफी लोग आए पढ़ने के लिए, उनको आई मीन इट मेड सेंस तो भाई यहाँ तो फ्री में एजुकेशन मिल रही है। अब एजुकेशन मिली तो फिर वो दे बिकम एलिजिबल फॉर जॉब्स आल्सो। तो उस चीज को कंट्रोल करने के लिए 3 चीजें जो थी वो किया गया कि समझ लीजिए प्रॉपर्टी राइट्स, प्रॉपर्टी ओनरशिप, गवर्नमेंट सर्विस, लैंड और स्कॉलरशिप। ये 4 ऑब्जेक्टिव्स थे महाराजा के। इन 4 ऑब्जेक्टिव्स में JNK के जो सिटीजन्स थे, फर्स्ट क्लास सिटीजन्स बोलते थे, जो JNK के फर्स्ट क्लास सिटीजन्स हैं, उनको प्रेफरेंस मिलनी चाहिए। मेरे वालिद साहब की जो ये जो स्टेट सब्जेक्ट सर्टिफिकेट थी उस पर लिखा हुआ था, 1950 में उन्होंने निकाली होगी, तो फर्स्ट क्लास सिटीजन ऑफ JNK। तो महाराजा ने 1927 में ये स्टार्ट किया कि भाई इन 4 शोरूम में, इन 4 एरियाज में हम लोग कश्मीर के लोगों को, मतलब JNK नॉट कश्मीर, ये भी एक ट्रेजेडी है कि वी ओनली टॉक अबाउट कश्मीर, वी डोंट टॉक अबाउट JNK। ठीक है, तो उनको जो 1885 जब महाराजा प्रताप सिंह ने स्टार्ट किया अपनी रेन, 1885 ऑनवर्ड्स जो वहाँ सेटल हो गए हैं, प्लस जो ये क्या कहते हैं इसको, उनको हम लोग ये देंगे, प्रेफरेंस देंगे फॉर एजुकेशन, फॉर स्कॉलरशिप, फॉर ऑल दिस थिंग्स। तो उसके लिए स्टेट सब्जेक्ट सर्टिफिकेट बना। सो दिस वाज डन विद वेरी पायस आइडियाज। और उसमें जैसे मैंने आपको शायद पहले भी जिक्र किया था, महाराजा का कंसर्न ये था, डॉक्टर एनी बेसेंट आई थी, कश्मीर आई थी, तो वो मिली, उन्होंने विमेन एजुकेशन पे जोर दिया। तो एक वसंता स्कूल के नाम से एक स्कूल बना, शायद वो पहले ओरिजिनली एनी बेसेंट के नाम से ही रहा होगा, कि भाई आप वहाँ पे, लेकिन ज़्यादातर कश्मीरी हिंदू गर्ल्स जाती थी। तो महाराजा ने एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, जबरी स्कूल। एज द नेम सेज जबर, कंपल्सरी। तो उसमें जो पेरेंट्स अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजते थे उनको फाइन, और जो भेजते थे उनको ₹2 पर चाइल्ड इंसेंटिव। वो ₹2 किस लिए थे? मंथ, प्रोबेबली यस, इट वाज ₹2 पर मंथ, कि भाई उनको आप उसमें उनके कपड़े लाओ, अपने खाना पीना दो, घर का ये चलाओ, ₹2 पर मंथ हुआ करता। और कश्मीर की करेंसी अपनी थी क्या, या इंडिया की करेंसी ही यूज होती? नहीं, कश्मीर की अपनी, महाराजा की अपनी करेंसी थी। अच्छा, महाराजा की अपनी करेंसी थी, अपनी पोस्टल ये थी, स्टैंप वगैरह जो थी वो महाराजा की अपनी पोस्टल थी, क्योंकि करेंसी वाज नॉट लॉर्ड्स की करेंसी नहीं थी, तो वो अपनी करेंसी थी। तो ये इन चीज़ों को दिए गए। अब समझ लीजिए वो ज़माने में 1930 में ₹2 किसी फैमिली को मिल रहे हैं एक बच्चे को स्कूल भेजने में। सर जी, ₹2 में तो कितने मन अनाज आ जाता था। इट वॉज अ वेरी जेनरस अमाउंट। तो ये महाराजा की एक बड़ी नेक नीयती से उन्होंने ये किया था कि यार बच्चों को, हमारे जहाँ हमारा घर था कश्मीर में, वहाँ से 2 मिनट के रास्ते पे देयर वाज अ बिल्डिंग, तो उसको मेरे बचपन में भी उसको जबरी स्कूल ही बोलते थे, उसका नाम ही जबरी स्कूल पड़ गया था। हालांकि उसके बाद 50 के बाद तो उसको रेगुलर कर दिया गया था। तो लेकिन ये इंस्टीट्यूशंस वहाँ थे जबरी स्कूल के।
ऑब्जेक्टिव एक ही था कि यार पढ़ो। हम्म, मुझे अगेन आई एम रिमाइंडेड ऑफ व्हाट ये सर सैयद अहमद खान ने लिखा है कि हम्म, जाने क्यों हमारे जो मुस्लिम बरादर हैं वो मॉडर्न एजुकेशन की तरफ नहीं जाना चाहते। एज ए रिजल्ट अगर वो पिछड़ जाते हैं तो फिर हुज फॉल्ट इज इट? हम्म। इट कैन नॉट बी द फॉल्ट ऑफ द अदर कम्युनिटी। जी संजीव जी, उसमें जो है ना, मुसलमानों को जहाँ तक मुझे समझ आई है, वो गुमराही का खौफ था कि हम इस्लाम से कहीं दूर हो जाएंगे। ये जो मॉडर्न एजुकेशन है ना, ये एथियज्म भी साथ लेके आती है। तो इस तरह के खौफ थे हमारे हमारे जो है इंटेलेक्चुअल एलीट में भी और उलमा में भी। सर जी, हिंदुइज्म इन कंपैरिजन इज मोर कॉम्प्लेक्स। हम्म, हमारे यहाँ रिचुअल्स बहुत ज्यादा हैं, हम्म, रीति रिवाज हैं, टेक्स्ट हैं। देयर इज नो सिंगल टेक्स्ट बुक। हम्म, आपके यहाँ तो एक सिंगल टेक्स्ट बुक है, हमारे यहाँ तो एक टेक्स्ट बुक भी नहीं है। हम्म, एनी पर्सन कैन गो हिज ओन वे। लेकिन हमारे यहाँ ये डर नहीं था। हम्म, हमारे यहाँ पे मतलब आई मीन टू से इन हिंदू कम्युनिटी ये डर नहीं था हम्म, कि भाई कैसे हम लोग भटक जाएंगे। था, हम्म, संस्कृत नहीं सिखाएंगे इनिशियली था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया के वन टाइम प्रेसिडेंट, उनका नाम था सर जोन्स, मुझे नाम पूरा याद आएगा, हम्म, विलियम जोन्स प्रोबेबली, वो ही हम्म, वाज इन कलकत्ता। सर विलियम जोन्स, उन्होंने काफी काम किया है इंडिया पे। और उन्होंने क्या किया जी, उन्होंने संस्कृत सीखने का डिसाइड किया। तो जो टीचर उनको बोलते थे कि चलो ठीक है, पहले तो काफी लोग तैयार नहीं हुए, लेकिन फाइनली जो तैयार हुआ तो उसने उनको कहा जी तुम्हारा मेरी शर्त ये है कि तुम जब आओगे तो सबसे पहले गंगा जल से स्नान करोगे, हम्म, नहाओगे, मेरे घर आओगे ना पढ़ने के लिए। कहते क्यों? तुम गाय खाते हो, हम्म, तुम गाय खाते हो, हम्म, संस्कृत तुम्हारे लिए लैंग्वेज नहीं है। मैं हम्म, रिस्क ले रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ तुम्हारे को, लेकिन तुम्हें भी थोड़ा बहुत अपने आचार विचार पे कंट्रोल करना चाहिए। हम्म, तो ये महाराजा की ये बहुत ही भलमनसत वाली स्कीम थी कि बच्चों को स्कूल लाओ, मजबूरी हम्म, में लाओ, बुक्स में दूंगा, मश्क में दूंगा, वो जो तख्ती थी वो दूंगा, हम्म, है ना, उनको पढ़ाई लिखाई के लिए करो। और हमारे रिस्पेक्टेड शेख अब्दुल्ला साहब को भी स्कॉलरशिप मिला था व्हेन ही वेंट टू अलीगढ़। वो हम्म, अपने बाप के पैसे पे तो नहीं गए ना, ही जी। वाज गिवन मनी बाय द महाराजा। ऐसे ही और और संजीव जी, जो सॉरी फॉर इंटरप्शन, आज़ाद कश्मीर के जो पहले प्रेसिडेंट थे बैरिस्टर सरदार इब्राहिम, वो भी बैरिस्टर बने थे महाराजा के स्कॉलरशिप पे, इंग्लैंड गए थे वो। शकील साहब, आई मीन आपने चलिए आपके ध्यान में एक आया है, हमारे कश्मीर में एक बहुत फेमस फिजिशियन थे, अली मोहम्मद जान, डॉक्टर अली मोहम्मद जान। मतलब और वो कहते थे जी मतलब ऊपर अल्लाह है, उसके बाद अली जान है। हम्म, ही ऑल्सो गॉट हिज एजुकेशन बिकॉज ऑफ महाराजा। हम्म, उसने किसी को मेडिसिन पढ़ने के लिए भेज दिया, किसी को सर्जरी पढ़ने के लिए भेज दिया, ऐसे लोगों को उसने एनकरेज किया कि चलो जाओ यहाँ फैसिलिटी। अच्छा एक चीज और आपको मैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपके साथ शेयर करनी पड़ेगी। देखिए नंबर ऑफ स्कूल्स जो शायद जब महाराजा हरि सिंह तख्त पे बैठे तो उस वक्त 2000 के आसपास JNK में टोटल स्कूल थे। बाय द टाइम ही वाज डिथ्रोन्ड, 20,000 के ऊपर स्कूल आ गए थे। हम्म, एंड इट वाज नॉट ओनली स्कूल्स, हम्म, उन्होंने टीचर ट्रेन करने के लिए भी स्कूल्स खोले। हम्म, भाई स्कूल तो खोल रहे हैं, उसमें पढ़ाने वाला टीचर भी तो चाहिए ना। हम्म, तो उसमें उन्होंने जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस उस वक्त के थे उसमें स्पेशली उस वक्त उसको डिग्री को BT बोलते थे, हम्म, बैचलर ऑफ ट्रेनिंग एट टीचिंग। हम्म, तो PT कराने के लिए भी स्कूल खोल रखे थे या इंस्टीट्यूशंस खोल रखे थे। जी, सो इट्स नॉट दैट ही वाज ओनली चलो भाई स्कूल खोल दो, उसके अंदर कोई गया नहीं गया, हम्म, बच्चों को इंसेंटिवाइज कर रहे थे। तो ये उसके लिए उन्होंने किया था। अब उस हम्म, वक्त उनके पास अगर कैंडिडेट नहीं मिल रहे थे उनको, हम्म, गवर्नमेंट की कोई पोजीशन निकली है हम्म, तो मजबूरी में ही वुड टेक अ पंजाबी।
जब लोकल कैंडिडेट अवेलेबल नहीं है तो राइट। दे विल टेक अ पंजाबी। तो वो सब जो था उन्होंने किया। और अभी जो समझ लीजिए 2019 के बाद जब से ये चेंजेस आई हैं, जस्ट 83,000 ऑलमोस्ट 84,000 नॉन रेजिडेंट्स को डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिला है। प्रोपेगेंडा करने के लिए तो बहुत बढ़िया है। नहीं, व्हाट डज नॉन रेजिडेंट मीन? और बाकी जो आप कह रहे हैं 35 लाख उनको भी मिला है, वो 35 लाख जो हैं वो हैं जो कि ऑलमोस्ट 78 ईयर से वहां रह रहे थे। हाँ जी, ज्यादा, मतलब वो नॉट ओनली 78 जो कि आबाइशी वहां के रहने वाले थे, रेगुलर। सपोजिंग मैं ऐसा बोलता हूँ, मैंने 1975 में अपनी स्टेट सब्जेक्ट सर्टिफिकेट में निकाली थी। मुझे उस वक्त कॉलेज वगैरह जाना था, उस वक्त मुझे वो चाहिए थी, वो निकाला था। तो इट वाज अ रूटीन प्रोसेस, इट वाज अ रूटीन प्रोसेस। फिर हमारे लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए रुक गया क्योंकि वहां से कश्मीर से भाग गए। अब कौन वापस जाए और कश्मीर में रेवेन्यू रिकॉर्ड्स निकाले और वो सब, इट वाज अ इम्पॉसिबल जॉब। तो फिर जब ये डोमिसाइल का कॉन्सेप्ट आया तो जम्मू में एक रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट बनाया गया। इसका हेडक्वार्टर ही जम्मू में बनाया गया, रिलीफ, एंड इट इज हेडेड बाय एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ऑफिसर। उसमें कई एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ऑफिसर्स हैं। तो उन लोगों ने फिर हमारे जैसे लोगों के लिए, जैसे मैं अपने बेटे का, मेरे बेटे का पास स्टेट सब्जेक्ट सर्टिफिकेट नहीं था, तो फिर मैंने बनवाया वहाँ। वो ऑनलाइन भी हो जाता है, ऑनलाइन प्रोसेस भी है उसका, ऑफलाइन भी है, ऑनलाइन भी है। तो थोड़ा टाइम लगता है, वो जैसे वो ब्यूरोक्रेटिक हैसल होता है, वो ये कागज लाओ, वो कागज लाओ, वो तो मांगते हैं, लेकिन मिल रहा है। तो जो मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि 35 लाख 3.5 मिलियन डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स हैव बीन इशूड, उसमें से 83,000 और 84,000 पीपल वर सच जो कि पहले के क्राइटेरिया में फिट नहीं होते थे, जो कि या तो गोरखा थे, या वेस्ट पाकिस्तान से आए हुए लोग थे, या तो वाल्मीकि समाज के लोग थे, पीपल हु वर नॉट अदरवाइज एलिजिबल फॉर J&K स्टेट सब्जेक्ट सर्टिफिकेट। तो अभी तो ऐसा हो गया, सिटीजनशिप तो आपकी क्लियरली इंडियन सिटीजनशिप हो गई है, और डोमिसाइल आपको ये है जी कि ये लोकल आदमी है। और इस तरह की जो डोमिसाइल है ये काफ़ी एरियाज में है। फॉर एग्जांपल, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, हिमाचल प्रदेश में आप अगर लैंड लेना चाहते हैं तो वहाँ पे भी वो लोग डोमिसाइल का ये ज़रूर करते हैं तो भाई आदमी यहाँ का लोग। तो वजह ये हुई कि लोगों को डर ये रहता है जी कि बॉम्बे के सेठ आ जाएंगे जी, वो यहाँ पे ज़मीनें खरीद लेंगे, हिमाचल अच्छी जगह, ठंडी जगह है। तो ऐसा होता नहीं जनरली, कोई भी सेठ इतना पागल नहीं है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए, आपके जो हमारे प्रियंका गांधी है, उन्होंने अपने लिए जगह क्रिएट कर दी है वहाँ पे। शी हैज़ अ हाउस नियर शिमला, दो शी हैज़ नेवर लिव्ड इन हिमाचल, बट वो बीइंग अ पॉलिटिशियन उसको वो फैसिलिटी मिल गई है ना। ये जो एक तो 35 लाख है, बाकी आप कह रहे हैं कितने? 85,000, 83,000, 84,000। 83,000, हाँ। तो ये वो लोग हैं जो जॉब करने के लिए कश्मीर में आए, या जहां उन्होंने तालीम हासिल की 8 साल 10 साल 15 साल, हाँ जी, हाँ इस जी, तरह के लोग हैं। हाँ। या वेस्ट पाकिस्तान से आए हुए थे रेफ्यूजीज, वाल्मीकि समाज के लोग थे, गोरखाज थे, जिनको इतने साल हमने रिकग्नाइज नहीं किया। तो ये वही लोग थे। जस्ट 80। आप अभी इफ यू गो टू इंटरनेट एंड आप वेबसाइट ढूंढें और वहां पे देखें भाई, आप जस्ट टाइप आउट करें में कितने बाहर के लोगों को, नॉन रेजिडेंट्स को वो मिल गया है सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिल गया है, आपको मिल जाएगा, जवाब मिल जाएगा उसको। ओके। हमारे यहाँ जब ये बात की जाती है कि जी इंडिया डेमोग्राफिक बैलेंस चेंज कर रहा है, तो उसमें असम्पशन शायद ये होती है कि जी गोया 10 साल में 15 साल में रेफरेंडम होगा, प्लेबिसाइट होगा, तो इंडिया उसकी तैयारी कर रहा है और उसके लिए डेमोग्राफिक बैलेंस चेंज कर रहा है। तो इसके कितने % चांसेस हैं? 0। इसके 0% चांस। वो मुझे क्रिस्टीन फेयर की बात बहुत अच्छी लगी, हालांकि उसने एक दूसरे इंटरव्यू में कुछ और भी शब्द यूज कर लिए थे ट्रंप के लिए,
लेकिन उसने जो वो पाकिस्तानी फुलब्राइट स्कॉलर था उसको जो लताड़ लगाई उसने कि तुम पाकिस्तानियों को ये बुरी आदत है, तुम लोग पढ़ते नहीं हो। एहतशाम उसका नाम था। जो भी नाम था, वो बोले तुम हाँ। लोग पढ़ते नहीं हो, हम्म, यू रीड व्हाट इज कन्वीनियंट टू यू एंड यू डोंट हम्म, रीड अदरवाइज। तो इसी तरह से जो है, आप ये अगर आज ये सोचें कि कल को प्लेबिसाइट होगा, हम्म, तो उसके लिए पहले तो आपको आपकी आर्मी निकालनी पड़ेगी। हम्म, उसके लिए आपको जो 1947 से आप लोगों ने डेमोग्राफिक चेंज की है वो भी खत्म करना पड़ेगा। हम्म, फॉर एग्जांपल अभी जो गिलगित बल्तिस्तान है, गिलगित बल्तिस्तान में मोस्टली जब तक 47 था तो शिया मेजॉरिटी थी। टुडे दैट हैज चेंज्ड, हम्म, है ना। तो आपको भी तो वो चेंजेस करनी पड़ेगी, सिर्फ इंडिया को चेंज करनी पड़ेगी ऐसे तो नहीं होगा। ये एक अजम्पशन है कि हम चलो 2 मिनट के लिए फॉर आर्गुमेंट से एक ऐसा बोलते हैं जी हाँ, जी प्लेबिसाइड कल को होगा, 10 साल बाद प्लेबिसाइड होगा, तो हम्म, आप लोगों पे भी इम्पैक्ट आएगा ना उसका। ऐसा तो नहीं है कि वो सिर्फ इंडिया पे इम्पैक्ट आएगा, हम्म, आप लोगों के लिए भी। या तो आप ये कह दीजिए हमने तो 47 से ही सारे के सारे अपने बंदे डाल दिए, हम्म। यू विल हैव टू रिमूव देम। क्रिस्टीन फेयर का वो क्लिप जो है वो कश्मीर रेजोल्यूशंस के बारे में है। वो जी। एहतशाम ने जब बात शुरू कर दी ना वहां पे कि जी हमारी जो लीगल स्टैंडिंग है इट कम्स फ्रॉम द यूएन रेजोल्यूशंस। और हमारे एक फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर खुर्शीद कसूरी ने भी ये कहा है कि हमारी जो लीगल बेसिस है, हमारा जो केस है कश्मीर पे, वो यूएन रेजोल्यूशंस उसकी फाउंडेशन है, उसकी बुनियाद है। तो उसने यही कहा था, उसने पूछा कि आपने वो यूएन रेजोल्यूशंस पढ़े हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं? और पाकिस्तान में हर बंदा यूएन रेजोल्यूशंस की बात करता है लेकिन उनको पढ़ने का तरद्दुद नहीं करता। तो एहतशाम को मानना पड़ा कि मैंने नहीं पढ़े। मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, चीमा साहब आपके दोस्त हैं, आप उनको भी एक बार रेजोल्यूशंस भेजिए। जमात इस्लामी पे पीएचडी करने का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने सारी दुनिया पढ़ ली है। जस्ट सेंड हिम दैट, सीरियसली आई एम टेलिंग यू, यस। बिकॉज यू नो इफ ही स्पीक्स सो लाउडली एंड सो विद सो मच ऑफ कॉन्फिडेंस, इतना जहर लेके वो बात करते हैं, तो उनको एटलीस्ट बेसिक तो पता होना चाहिए ना कि आपके जिस जमीन पे आप खड़े हैं उस जमीन की हकीकत क्या है वो तो पता कीजिए। बिकॉज इंडिया जो स्टेप 2 था वो इंडिया के लिए था, स्टेप 1 तो पाकिस्तान के लिए था। स्टेप 1 वाज कि पाकिस्तान अपनी जितनी भी आर्म फोर्सेस है उनको विड्रॉ कर ले। स्टेप 2 था कि इंडिया भी करे, लेकिन इंडिया लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए सम प्रोपोर्शन रखे, है ना। तो आपने और जब हमारे संजीव जी, हमारे जो उस वक्त के फॉरेन मिनिस्टर थे सर जफरुल्लाह खान, उन्होंने अपोज किया था इस रेजोल्यूशन को। इसको कहते हैं रेजोल्यूशन नंबर 47। हाँ तो जी, उन्होंने अपोज किया था, उन्होंने कहा था कि इस रेजोल्यूशन की मौजूदगी में तो फ्री एंड फेयर प्लेबिसाइट हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता। जी। ठीक है, वो तो एक, अभी तो आज के हिसाब से सर जफरुल्लाह खान वाज नॉट ए मुस्लिम आल्सो, यस। उसको तो आपने डिसोन कर दिया। इन स्पाइट ऑफ जी। ऑल हिज इन स्पाइट ऑफ ऑल हिज सर्विसेज, आपने तो उसको डिसोन कर दिया। खैर चलो, मुझे उसमें हाँ। कोई ये नहीं है। और सर ये भी एक हकीकत है कि जिन्ना साहब ने इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली में आई थिंक 38 या 39 में उनको कहा था कि मैं उनकी तारीफ कर रहा हूँ, वो एक मुसलमान है और मेरे बेटों की तरह है। ही यूज्ड टू कॉल हिम हिज सन। और देखिए कि कितना कलीदी ओहदा जिन्ना साहब ने उनको दिया कि वजीर खारजा बना दिया, फॉरेन मिनिस्टर बिल्कुल, बना दिया। बिल्कुल, और बिल्कुल। सर 80s की बात है कि चीचा वतनी एक शहर है, उसमें स्टेशन मास्टर को भेजा गया, छोटा सा शहर है वो। स्टेशन मास्टर अहमदी था और शहर में हड़ताल हो गई थी। इसमें ऐसा है शकील साहब, मेरा ऐसा मानना है, अनफॉर्चुनेटली आफ्टर 47 आपके लोगों ने थोड़ा जहर ज्यादा ले लिया, यू नो, तंग नजरी का जहर ज्यादा ले लिया। उन्होंने जो भी उनको एजुकेशन चाहिए थी, प्रॉपर एजुकेशन चाहिए थी, वो नहीं मिली। रिजल्ट इज पीपल लाइक कमर चीमा, जो कि कभी भी ही इज अनअवेयर ऑफ फैक्ट्स ऑफ हिस्ट्री। तो कुछ मेडल वेडल भी दिया है आपकी गवर्नमेंट ने उनको। तो चलो खैर, मुझे उसमें ये नहीं है, मुझे ये था कि कश्मीर के रिलेटेड, सी पीपल आर ट्राइंग टू ट्रिवलाइज जो हमारी मेरी कम्युनिटी की सेक्रीफाइसेस थी उसको ट्रिवलाइज कर रहे हैं। मुझे वो
भयावह मंजर याद आ रहा है। अभी क्या हो रहा है, अभी थोड़ी मूवीज आ रही हैं उसको लेके, जैसे कश्मीर टाइम्स, कश्मीर फाइल्स आई थी, ऐसे एक और बारामूला को लेके एक मूवी आई है, नेटफ्लिक्स पे आ रही है। और भी इस तरह की चीजें आ रही हैं जो कि अब लोग बना रहे हैं, क्योंकि जो पहली जनरेशन थी उन बेचारों के पास इतना समय नहीं था, वक्त नहीं था। उनके उनके मसाइल ये थे कि रोजी रोटी, उनके मसाइल ये थे कि फैमिली है तो फैमिली को थोड़ा दो बच्चे पढ़ लें, थोड़ा किसी अब जो जनरेशन आ रही है वो लोग थोड़ा फाइनेंशियली कंपैरेटिवली ज़्यादा सेटल हो गए हैं, जॉब वाइज थोड़ा सेटल हो गए, तो वो चीज़ें बना रहे हैं। तो अदरवाइज मुझे याद आ रहा है साहब कि मैंने शायद आपके साथ पता नहीं कभी शेयर किया नहीं किया, पोस्टर्स लगते थे, पोस्टर्स आपके घर के दरवाजे पे पोस्टर लगता था कि अपनी बीवी को छोड़ के जाओ, अपनी बेटी को छोड़ के जाओ। आपके घर के सामने खंबा था, बिजली का खंबा था, उस पर पोस्टर लगाया जाता था, पोस्टर चिपकाया जाता था। और उसमें संजीव जी क्या लिखा जाता था, किस किस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से है, किसकी तरफ से होता ये था, पोस्टर? हाँ मोस्टली होता था। मेरे पास एक दो हैं, उनकी फोटोग्राफ्स हैं मेरे पास, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दो तीन का है मेरे पास। कुछ तो ये पता नहीं मैंने आपके साथ शेयर किया नहीं किया। देयर वाज अ जेंटलमैन जिसके फादर की डेथ हुई थी, और उसने अखबार में दिया था जी कि मुझे परमिशन दी जाए मेरे फादर के लास्ट राइट्स परफॉर्म करने के लिए, हमारे हिसाब से हमें हरिद्वार जाना है, तो उसके लिए मुझे परमिशन दी जाए। So what kind of citizens under Islam do you want? Naturally, anybody who is un-Islamic, who is non-Muslim, उसको तो कोई राइट नहीं है, वो तो सिर्फ वाजिब कत्ल है। So ऐसा मेरा मानना है कि इस्लाम एंड डेमोक्रेसी डू नॉट जेल, ये है ना उसमें, क्योंकि 57 में से कितने मुल्कों में डेमोक्रेसी है पर से। और सर जिन्ना साहब ने कहा था कि हिंदू जो है ना, हिंदूज आर नॉट वर्दी ऑफ डेमोक्रेसी। करेक्ट। और हिंदू इतने ही दूर हैं डेमोक्रेसी से जितने आर्टिक ओशन है, और हमने तो डेमोक्रेसी 1300 साल पहले सीख ली थी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो ठीक है सर, वो उसका मुजाहिरा जो है पाकिस्तान पिछले 77 ईयर से कर ही रहा है, और इंडिया में भी हमने देख लिया। 47 में हम लोग एक साथ ही आज़ाद हुए थे ब्रिटिश फोर्सेस से, तो ब्रिटिश ऑक्यूपेशन से हुए थे। इंडिया में 51 में कॉन्स्टिट्यूशन भी बन गया, इलेक्शन भी हो गए, और तब से लगातार इलेक्शंस हो रहे हैं, तब से लगातार। और इतना बड़ा इलेक्टोरेट है जो कि पार्टिसिपेट करता है इलेक्शंस में। तो अभी उसमें मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, जो फैक्ट्स हैं आपके सामने हैं। इंडिया हैज हैड रेगुलर इलेक्शंस सिंस देन, 51 से रेगुलर इलेक्शंस हो रहे हैं। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन में इंदिरा गांधी ने थोड़ी चेंजेस की, तो आज भी उसको ब्लैकलिस्ट किया जाता है कि उसने शी ट्राइड टू सैबोटेज द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज जिसको कहते हैं ना, इट्स अबव एवरीथिंग एल्स। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो है। तो अब अभी हम इफ वी गो बाय द गॉस्पेल ऑफ जिन्ना, तो ठीक है साहब, हम लोग उनको मजबूरी थी, ही हैड टू क्रिएट ए कॉन्स्टिट्यूंसी फॉर हिमसेल्फ। अदरवाइज जिस इंसान ने मुसलमानों के लिए एक पाकिस्तान बनाया, वो इंसान ऐसा थोड़ी कहता कि जी अब बाकी जो बच गए वो यहीं रह लो, अनलेस इट वाज अ पार्ट ऑफ ए ग्रैंड स्ट्रेटेजी कि आज एक पाकिस्तान मांगा है, कल को दूसरा पाकिस्तान मांगेंगे। अदरवाइज, और अगर इंडिया ने भी वही किया होता मुस्लिम माइनॉरिटी के साथ जो पाकिस्तान ने हिंदू माइनॉरिटीज के साथ किया या सिख माइनॉरिटीज के साथ किया, तो आज फिर आप भी ढूंढ रहे होते जी हिंदुस्तान में मुसलमान कहाँ हैं। वैसे सर जिन्ना साहब ने 1940 में 41 में कानपुर में थे उस वक्त, वो मार्च 30th, तो ये कह दिया था कि मैं उन 6 करोड़ मुसलमानों को लिबरेट करवाने के लिए जो मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस में रहते हैं, उन 2 करोड़ मुसलमानों की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ जो मुस्लिम माइनॉरिटी एरियाज में रहते हैं, यूपी वगैरह में। जी, लेकिन हकीकत ये भी है शकील साहब कि कितने मुसलमान यूपी बिहार से वहां गए, जो माइग्रेट किए वो तो मोस्टली पंजाबी थे, थोड़ा बहुत
था। मैं ऐसा नहीं बोलता कि यूपी से नहीं गए, आरजू काजमी नाराज हो जाएगी, भाई मेरे एंसेस्टर्स भी गए थे, लेकिन इन प्रोपोर्शन कम थे। जी, काफी इन कम। जी। है ना, इन प्रोपोर्शन कम थे, और उनको भी आपने मुहाजिर का लेबल लगा दिया, भाई तुम तो मुहाजिर हो। हम्म, हम्म, तो कंट्री, अब देखो, आप इसराइल के, आपके लोग जो हैं गाली देते हैं उसको, लेकिन इसराइल 48 में लिबरेट हुआ। 14 कायम हुआ। जी जी। 14 मई 1948 को इट बिकेम ए स्टेट। हम्म, तो उन्होंने क्या अनाउंस किया कि कोई जीव कहीं पे भी हो, ही इज वेलकम टू कम टू इसराइल। या अंडर द लॉ ऑफ रिटर्न। जो भी है, दे क्रिएटेड एन इंफ्रास्ट्रक्चर कि ठीक है भाई, आप कहीं पे भी हो, आप आ जाओ। आई डोंट नो, आपने वो मुझे याद नहीं है किसकी बुक है, लियोन ओरिस की बुक भी है एक, है, और एक शायद डोमिनिक लैपियर की भी एक बुक है, वो यरूशलेम जिसने लिखी है ना। फ्रीडम एट मिडनाइट के भी को ऑथर हैं वो। जी, फ्रीडम एट मिडनाइट के भी, तो वो यरूशलेम भी जिन्होंने लिखी है। और ये लियोन ओरिस जो है, ही वाज अ ज्यूइश राइटर। उन्होंने आर्मी, ही वाज अ ज्यू, और उन्होंने आर्मी को लेके काफी कुछ लिखा है। तो उन्होंने भी, ही हैज रिटन अ बुक कॉल्ड एक्सोडस। तो उस एक्सोडस में उन्होंने लिखा है जी, कैसे यमन से हम उठा के लाए लोगों को, इराक से उठा के लाए, क्योंकि वहाँ के जो लोकल रबाई थे वो कहते जी हमारे को तो ऐसा किताब, हमारी किताब में तो लिखा है कि आपको मैजिक कारपेट आएगा। तो उनको कहा जी हवाई जहाज आया है, ये मैजिक कारपेट ही है। तो इस तरह से उन लोगों, दे इनवाइटेड पीपल जो जहाँ से है। तो इसी तरह से पाकिस्तान शुड हैव इनवाइटेड एवरी सिंगल इंडियन मुस्लिम टू कम एंड स्टे इन पाकिस्तान। जी, कहा तो यही गया था कि होमलैंड फॉर इंडियन मुस्लिम्स, है ना, दैट्स राइट। तो वहां जाना चाहिए था। आप लोगों ने तो वो जो 5 लाख बिहारी थे जो 1971 में बांग्लादेश में जो आर लिविंग इन कैंप्स, आप लोगों ने उनको ओन नहीं किया। संजीव जी, मैं कई दफा कोट कर चुका हूं कि चौधरी खलीको जमान ने जो लिखा है अपनी किताब में, ही वॉज वन ऑफ द टॉप लीडर्स ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। उन्होंने लिखा है कि 1 अगस्त 1947 को जिन्ना साहब ने फेयरवेल मीटिंग की दिल्ली में, जो मुस्लिम लीग के लीडर्स अवेलेबल थे करीब करीब के, उनमें रिजवानुल्लाह साहब भी थे, यूपी के वो सेक्रेटरी जनरल थे। उन्होंने ऑकवर्ड क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिए कि अब हमारा क्या बनेगा, हम तो बहुत आगे आगे थे, हमें तो बहुत जोश था, लेके रहेंगे पाकिस्तान, बट के रहेगा हिंदुस्तान, तो अब हमारा क्या फ्यूचर है। वो लिखते हैं कि मैंने जिन्ना साहब को इतना परेशान, डिसकंसर्टेड कभी नहीं देखा जितना उस वक्त देखा, और मेरा ख्याल है कि इस गुफ्तगू का नतीजा था कि उन्होंने जाते ही जो तकरीर की कराची में 11 अगस्त 1947 को, उन्होंने ही बेड फेयरवेल टू हिज टू नेशन थ्योरी, कि उन्होंने खैरबाद कह दिया अपने दो कौमी नजरिए को। आपकी बात सही है, बट दैट इज द ओनली स्पीच, दैट इज द ओनली स्पीच ही मेड जहां पे ऐसी कोई बात आप उसमें से कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद की और उससे पहले की किसी और स्पीच में ऐसा नहीं कहा है। बल्कि सर अक्टूबर में ना, अक्टूबर 47 में रॉयटर्स के नुमाइंदे ने उनसे पूछा टू नेशन थ्योरी के बारे में, तो ही केम बैक टू सपोर्ट द टू नेशन थ्योरी। उन्होंने कहा कि टू नेशन थ्योरी इज नॉट अ थ्योरी, इट्स अ फैक्ट। सो यानी 11 अगस्त वाली तकरीर में बिल्कुल डिफरेंट मैसेज था, और उन्होंने कहा था कि यू आर ऑल इक्वल सिटीजन्स, फॉरगेट द पास्ट, बैरी द हैचेट एंड सो ऑन एंड ऑन। तो सबको वो कह रहे थे कि एक एक मुल्क के तुम शहरी हो, और रिलीजन हैज नथिंग टू डू विद द बिजनेस ऑफ द स्टेट। तो बहरहाल these are interesting discussions and debates. So any concluding thoughts? जो बस सर बात रह गई हो। यही है कि आप मेरी तरफ से प्लीज कन्वे, क्या कहेंगे, बेस्ट विशेस टू चीमा साहब एंड अदर पीपल जो कि चेस्ट बीटिंग करते रहते हैं जी कश्मीर में ऐसा हो गया वैसा हो गया। प्लीज टेल हिम कि दोस्त ऐसा नहीं है, आ जाओ किसी दिन, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, और हमारी कम्युनिटी के घर दिखा दूंगा जो उजड़ गए, और उन पे भी कुछ कमेंट करना, ओके, है ना। तो बाकी कश्मीर का जो मसला ही है, कश्मीर के बारे में बात करना ही जो है ना, हमारे लिए बहुत पेनफुल है। आई अंडरस्टैंड दैट। हमारे लिए बहुत पेनफुल है, मेरे लिए बहुत पेनफुल है। क्या किया जाए, मजबूरी है। तो अब हम रह रहे हैं, मेरे बाद मेरा बेटा, अब बेटे के भी बच्चा हो गया है। तो ये कभी, मुझे याद है 2022 में शायद या 21 में, ये मेरा बेटा, बहू और मेरी सिस्टर की लड़की
वो यहाँ अमेरिका में रहती है, तो ये दे वेंट टू कश्मीर। तो वापस आई तो कहती मामा हमें सोनमर्ग में घर बनाना चाहिए। मैंने कहा बेटा चलो सुन ली उसकी बात। बच्ची जोश में थी, इतना खूबसूरत एरिया है और ऐसा है तो वैसा। मैंने कहा वो ठीक है, लेकिन उसके चारों तरफ से सांप फैले हुए हैं। We do not want our people to come back। तो इसलिए ये कहना कि बहुत जल्दी इसका कुछ रेजोल्यूशन होगा, I have my doubts, I have my doubts। ठीक है ना? थैंक यू सर, एंड थैंक यू I जी, थैंक wish यू वेरी you and मच Mr. Chima जी, both a long life। थैंक यू। क्योंकि आने वाले 4-5 साल में सब कॉन्टिनेंट में काफी चेंजेस आएंगी, ऐसा मेरा मानना है। जो पॉलिटिकल चेंजेस आएंगी, आई विश आई वुड टॉक टू मिस्टर चीमा समडे दैट डे, उसके बारे में। जी थैंक यू अगेन। और मैं चाहूंगा कि अगर कोई दोस्त डिसेंटिंग पर्सपेक्टिव या अपोजिंग व्यू देना चाहें तो ही और शी इज वेलकम। थैंक यू अगेन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।